आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है आपका 9th शेड्यूल। आप लोगों ने देखा एसटी एससी ओबीसी आरक्षण जो है, ये जो है आपका बढ़ के, जैसे कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ है कि ये आपका 76% आसपास जाएगा। और एक चीज़ और देखने को आ रहा है कि सरकार कोशिश करेगी कि इसको हम लोग 9th शेड्यूल में डाल दें। तो 9th शेड्यूल का इशू क्या है? मतलब 9th शेड्यूल में डालने से क्या पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन मिल जाता है? इससे पहले क्या कोई ऐसा इशू रहा है जिसको हम लोग 9th शेड्यूल में डाले हैं? और क्या इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? कोर्ट इसके ऊपर क्या समीक्षा कर सकता है? और रास्ता क्या कितना आसान है, कितना कठिन है, ये सारा चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक मैटर को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस मैटर को। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 9th शेड्यूल एक्चुअली में है क्या। तो 9th शेड्यूल हम लोग का जब संविधान बना था तो आपको सबको पता है कि 8 अनुसूचियां अपने पास होती थी। तो 8 अनुसूचियां थी अपने पास। 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया है, यही है वो 9वीं अनुसूची। और इसको संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत ऐड किया गया है। और इसको 31B और धारा 14, ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने 9th शेड्यूल को लेके आया हुआ था। अभी वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में 9th शेड्यूल पे 284 कानून हैं। जो केंद्र सरकार के कुछ कानून हैं, कुछ आपके आप देखेंगे स्टेट यानी कि राज्य सरकार वाले कुछ कानून हैं। तो आपको बहुत सारे कानून देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है, 9th शेड्यूल है क्या? इसको लाया ही क्यों गया? इसका कारण क्या था? तो देखिए, बोला जाता है यहाँ पे, देखिए अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि हाँ, इसमें अगर किसी भी कानून को डाल दो तो न्यायिक समीक्षा इसको संरक्षण प्राप्त हो जाता है और अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए इसको ही लाया गया था। शुरुआत में जब हम लोग बात कर रहे हैं 1951 का, तो कोई भी कानून को आप 9th शेड्यूल के अंदर डाल दीजिए, 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसको लाया गया था। अब समझते हैं और डिटेल क्यों लाया गया। तो क्यों लाया गया का जवाब है सबसे बड़ा, भूमि सुधार। आपको पता है कि जमींदारी प्रथा अपने पास बहुत ज़्यादा थी। लोग जमींदार बने हुए थे, बहुत ज़्यादा भूमि का अधिग्रहण करके रखे हुए थे। तो एक वर्ग के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन पड़ा हुआ था और साथ में बहुत सारी चीज़ें भी करनी थी, क्योंकि हम लोग अभी अभी आज़ाद हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। और जब आप ज़मीन से संबंधित कोई भी कार्य करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पे आपके सामने आ जाता था आर्टिकल नंबर 19(1)(f), जो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। और आर्टिकल नंबर 31, ये दो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि आपका फंडामेंटल राइट हो गया। शुरुआत में था, बाद में इसको हटा दिया गया था। तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहे थे हम लोग, सीधा सीधा। जब आप फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा और हाई कोर्ट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को संरक्षण देने के लिए बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट तो सेवियर कहलाता है फंडामेंटल राइट का। तो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था 19(1)(f) की वजह से और 31 की वजह से भी। इसको बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हटाया और दूसरे जगह शिफ्ट किया। और क्या है कि जब भी आप डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, भूमि सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग लगा दे रहे हैं कि मेरे राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या तो उसमें स्टे लगा दे रही है या सरकार के अगेंस्ट में चल जा रही है। इससे पूरा का पूरा डेवलपमेंट रुक जा रहा था। तो भूमि सुधार जैसे बहुत सारे कानून थे, हम नहीं चाहते थे कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो, क्योंकि इससे क्या डेवलपमेंट रुक जा रहा था पूरा का पूरा। कोर्ट का काम है कानून के हिसाब से, जो हमारा संविधान है और अपना इंडियन पिनल कोड है, वो सारे के हिसाब से न्याय देना। उनको ये देखना नहीं है कि एक वर्ग का विकास यहाँ पे हो रहा है, दूसरे वर्ग का नहीं हो रहा है, ये पूरा सरकार का काम है। तो यहाँ पे भूमि सुधार जैसा जो भी कानून था, तो सरकार नहीं चाहती थी इसकी न्यायिक समीक्षा हो और यहाँ पे चीज़ें जो रहे इकोनॉमिकली और आपका पूरा देखेंगे लोगों के फेवर में जाए, और भूमि सुधार और बाकी सारी चीज़ें जो प्रथा है वो जल्दी से ख़त्म हो। और ऐसे कानूनों के लिए ही सरकार ने क्या था, 9th शेड्यूल का लाया हुआ था। लेकिन आप सब जानते हैं 9th शेड्यूल का थोड़ा सा पॉलिटिकीकरण होगा ही। 9th शेड्यूल में वो सारे मैटर भी डाले जाएंगे जो सरकार चाहती है कि इस कानून को जो है कोर्ट हाथ ना लगाए, ऐसा भी होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ आगे। आगे आया आपका एक बहुत ही फेमस केस, लैंडमार्क जजमेंट था, जिसके हम लोग बोलते हैं 1973 का केशवानंद भारती केस। यहाँ पे एक बहुत बेसिक फीचर है, यहाँ से जो निकल के आया इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। वो था आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा जो है, भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि मूल संरचना में शामिल है। मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो अभी तक कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कोर्ट ने अभी बोला है यहाँ पे कि देखिए,
डेट दे दिया हम लोग को 24 अप्रैल 1973। ये वो डेट है जिस दिन पे आपका केशवानंद भारती केस सेटल हुआ था, खत्म हुआ था। इस डेट के बाद कोई भी चीज अगर 9 शेड्यूल में डाला जाता है, कोई भी चीज अगर 9 शेड्यूल में डाला जाता है, अगर वो मौलिक अधिकार और आपका मूल संरचना ये आपका जो संविधान का मूल संरचना है, अगर उसको प्रभावित कर रहा है तो उसको हम रिव्यू करेंगे। तो कोर्ट क्या बोल रहा है कि हम रिव्यू करेंगे 1973 के बाद जितने भी केसेस इसमें डालेंगे हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ आफ्टर मैट क्या आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार जो है कंटिन्यू लॉ और केसेस को 9 शेड्यूल में डाल रही है, ये सोच के कि अगर इसमें सारी चीजें डल जाती है तो कोर्ट इसको रिव्यू नहीं करेगा। मतलब सरकार क्या बोल रही है कि हम लोग 9 शेड्यूल में चीजों को डालते हैं, कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा। और कोर्ट अभी क्या बोला है कि 24 अप्रैल 1973 इसके बाद कोई भी इशू जो है, कोई भी इशू अगर आपका 9 शेड्यूल में डलता है, मौलिक अधिकार और मूल संरचना का ये हनन करता है, तो उसको हम रिव्यू करेंगे। कोर्ट बोलता है रिव्यू करेंगे, सरकार बोलता है कि रिव्यू नहीं करेंगे। तो ये कोर्ट वर्सेस सरकार वाली स्थिति एक निर्मित हो गई थी। तो कोर्ट वर्सेस सरकार की स्थिति निर्मित हो गई थी। अब देखिए इसके बाद और एक चीज अपने को देखने को मिलेगा, ये है आपका इंदिरा सोनी केस। इंदिरा सोनी केस जैसे कि इसके हम लोग ने एक वीडियो पहले ही कवर किया था, इसको जरूर देखिएगा, आपको रिजर्वेशन थोड़ा सा समझ में आएगा। इसमें इंदिरा सोनी केस 1992 पे 50% के रिजर्वेशन को मंजूरी दिया गया था। ये 50% का ही रिजर्वेशन है जो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि इसी का ही लैंडमार्क जजमेंट लेके ही बताया गया कि छत्तीसगढ़ में भी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी केस में निकल के आया, इंदिरा स्वानी केस 1992 पे। इसके बाद भी तमिलनाडु पे आपको 69% रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ये कहाँ से आया? इससे पहले भी देखिए, इंदिरा स्वानी केस से पहले भी तमिलनाडु पे 69% रिजर्वेशन था। तमिलनाडु का केस ये है कि वो आज़ादी से पहले भी वहाँ पे अच्छा खासा रिजर्वेशन हुआ करता था। तो तमिलनाडु ने एक अलग से बिल बनाया, तमिलनाडु रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1994, और इसको जो है हम लोगों ने पार्लियामेंट से पास किया, यानी कि लोकसभा से पास हुआ, आपका राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन किया, और ये जो था आपका 9 शेड्यूल में डल गया। तो मतलब तमिलनाडु इकलौता एक्सेप्शन केस है जहां पे अभी आपको 69% का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। लेकिन रुकिएगा, इससे ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ आपका 9 शेड्यूल। अभी देखिए यहाँ पे क्या चल रहा था कि कोर्ट बोल रहा है कि हम रिव्यू करेंगे, सरकार बोल रहा है कि 9 शेड्यूल में डलेगा तो रिव्यू नहीं होगा, और इसी का सहारा लेते हुए हमने 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु को दे दिया। मतलब वहां पे हम लोग 9 शेड्यूल में इसको डाल के इसको दे दिए। अब एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आता है, इस केस को भी आपको ध्यान रखना है, वो है आपका IR कोहिलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। इसमें क्या होता है, बहुत लंबा केस चलता है, लास्ट का जजमेंट आता है। जजमेंट है, कोर्ट बोलता है आपका, देखिए पार्लियामेंट जो है हमारा संसद, उसके पास पावर है संविधान को अमेंड कर दे, संशोधित कर दे, या किसी भी सब्जेक्ट मैटर को वो चाहे तो 9 शेड्यूल में डाल सकता है। ये पावर है पार्लियामेंट के पास। हमारे पास पावर है कि जुडिशियल रिव्यू जो है, यानी कि न्यायिक समीक्षा जो होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना है संविधान का। तो ये दो मैटर हो गया। ये मूल संरचना वाला कॉन्सेप्ट हमने वहां से देखा, केशवानंद भारतीवाद से। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने एक चीज बोला कि देखिए कोर्ट जो है ना, वो 9 शेड्यूल यानी कि आपका अनुसूची 9 में कोई भी चीज को रिव्यू कर सकती है जो हमारे मूल संरचना या फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को अगर हनन कर रहा है। कोई भी इशू अगर वो मूल संरचना या मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो कोर्ट उसका न्यायिक समीक्षा कर सकती है, और कोर्ट अगर पाया कि वो हनन कर रहा है संविधान का तो उसको स्ट्रक डाउन या खत्म या वॉइड भी कर सकती है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है अपने पास? कंक्लूजन साफ साफ ये निकल के आ रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, आप सारे मैटर को भेज सकते हैं 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में भेजिए, कोई इशू नहीं है, 9th शेड्यूल में जाएगा और रखाएगा। थोड़ा सा आपको छूट तो मिलेगा कि आप तुरंत इस पे न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोर्ट ने ये पाया, पिटीशन अगर आपने फाइल किया या PIL वगैरह लगाया और कोर्ट ने ये पाया कि 9 शेड्यूल में जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमारे संविधान को ठेस पहुंचा रहा है, किसी भी प्रकार से संविधान को क्षति पहुंचा रहा है, तो कोर्ट जो है 9 शेड्यूल के अंदर जो मैटर है
उसका भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ये आपको आईआर कोहिलो के केस में मिलेगा। आईआर कोहिलो के केस में एक और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था। इससे पहले हमने 24 अप्रैल वाला डेट देखा था, आपको ध्यान होगा तो 1973, 24 अप्रैल 1973 वाला केस देखा था कि इसके बाद कोई चीज को 9 शेड्यूल में डालते हैं। कोर्ट ने यहाँ आईआर कोहिलो के केस में बोला कि 1951 जब से भारत आजाद हुआ है, उसके बाद जब आपका पहला ये 9वीं अनुसूची आया, उस दिन से लेके टिल डेट नाउ, यानी कि आज की तारीख तक किसी भी केस को आप अगर 9 शेड्यूल में डालेंगे तो कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है, अगर, ध्यान रखिएगा, अगर वो मूल संरचना और फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो। अब ये सरकार का काम है कि वो डिफेंड कैसे करता है कि ये मूल संरचना का हनन नहीं कर रहा है और ये आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर रहा है। तो कंक्लूजन अपने को ये निकल के आया। तो तमिलनाडु के केस का क्या हुआ फिर? तमिलनाडु का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बारे में आप डिटेल निकाल सकते हैं, गूगल करिएगा, आपको तमिलनाडु का केस 69% रिजर्वेशन वाला मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर सरकार इस कानून को लेके आती है जिसमें 76% रिजर्वेशन है, तो 76% रिजर्वेशन हो गया, वो केंद्र के पास भेजेगी प्रस्ताव कि इसको आप 9 शेड्यूल में डाल दीजिए। अब सरकार डालती है नहीं डालती है, खैर वो तो वो ऊपर लेवल पे बात होगा, वही समझ पाएंगे। लेकिन अगर 9 शेड्यूल में डाल भी देती है तो 9th शेड्यूल को भी रिव्यू किया जा सकता है अगर वो मूल संरचना और फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो। और कोशिश यही की जाएगी कि 9 शेड्यूल में उसको भेजा जाए। तो ये पूरा मैटर चल रहा है और 9 शेड्यूल आपका चर्चा में रहेगा। तो इसी वजह से 31B आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी आपका इंदिरा सोनी केस भी दोबारा खुला 10% EWS की रिजर्वेशन की वजह से। तो इंदिरा सोनी केस का ईयर 31B जिसकी वजह से आपका 9th शेड्यूल आया है, ये सारा चीज़ आप संविधान के हिसाब से याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। पॉजिटिव साइड आपके लिए सिर्फ इतना है कि ये एक्ट अगर पास हुआ आपका यहाँ से हम लोग का विधानसभा से पारित हुआ 76% वाला, तो एटलीस्ट वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी, है ना। कुछ रुकी हुई वैकेंसियाँ जो हैं वो देखने को मिलेगी, पूरा जो सूखा पड़ा हुआ है वो नहीं होगा। और सरकार कोशिश करेगी इसको डिफेंड करने का। कुछ वैकेंसियाँ आए, देखिए चुनाव कभी भी बिना वैकेंसी के पॉसिबल नहीं है, तो सरकार पूरा दमखम हर कुछ लगाएगी ताकि वैकेंसी आए, भर्तियाँ हो, रिजल्ट आए, नहीं तो बिना वैकेंसियों के आपका चुनाव पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ को भी समझिएगा। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कंटिन्यू रखिए। हम लोग जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पे। आपका कोई डाउट या कोई भी चीज़ होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे आपका जवाब देने का। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।